प्यारे बच्चों, अब मैं आपको आगे ले चलता हूं। अब है क्वथनांक उन्नयन। जैसा कि इसका नाम है क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। आप जानते हैं किसी भी द्रव का वह ताप जिस पर वह द्रव उबलने लगता है उसका क्वथनांक कहलाता है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है वो आपके स्टैंडर्ड के अनुसार उचित नहीं है। क्वथनांक की आपके स्टैंडर्ड के अनुसार जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार होगी कि किसी भी द्रव का वह ताप जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है वह ताप कहलाता है उस द्रव का क्वथनांक। अब आप ध्यान करिए कि मान लीजिए अभी तक हमने आपको पढ़ा है कि प्रत्येक द्रव का एक निश्चित क्वथनांक होता है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जैसे जल है तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो शुद्ध जल होता है उसका क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब यदि हम उस शुद्ध विलायक में कोई भी नॉन वॉलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ मिला देते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार विलेय पदार्थ की उपस्थिति में या विलेय पदार्थ मिलाने पर विलायक के क्वथनांक में हुई यह वृद्धि कहलाती है क्वथनांक उन्नयन, अर्थात क्वथनांक में बढ़ोतरी। एक बार फिर सुन लीजिए, जैसा हमने अभी आपको बताया था कि यदि हम किसी शुद्ध विलायक में कोई नॉन वॉलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ मिला देते हैं तो सामान्यतः उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है और विलेय पदार्थ की उपस्थिति में क्वथनांक में हुई यह वृद्धि ही कहलाती है क्वथनांक उन्नयन। इसको डेल्टा टी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली ये देखा गया है कि ये जो क्वथनांक उन्नयन होता है या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। अर्थात विलयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है उसके क्वथनांक में उन्नयन भी उतना ही अधिक होता है। सामान्यतः यदि एक शुद्ध विलायक और दो भिन्न सांद्रता के विलयनों के मध्य में ग्राफ खींचने पर यह ज्ञात होता है कि विलायक का जो क्वथनांक होता है वो विलयन के क्वथनांक से कम होता है, या दूसरे शब्दों में हम आपको ये कह दें कि विलयन का जो क्वथनांक होता है वो सदैव विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। अब उनके मध्य खींचे गए ग्राफ से स्पष्ट होता है कि विलयनों का जो ग्राफ है वो शुद्ध विलायक के ग्राफ से अधिक है। जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अधिक है और इससे स्पष्ट होता है कि विलयन का जो क्वथनांक है वो उसमें घुले पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, या दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि विलयन के मोलर सांद्रण पर या मोलर सांद्रता पर निर्भर करता है। क्योंकि ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है तो ये विलयन में घुले विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। विलेय पदार्थ जितना ज्यादा घुला हुआ होगा उतनी ही उसके क्वथनांक में वृद्धि भी अधिक होती है। इसी को आधार मानकर राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने तनु विलयनों पर विलेय की मात्रा भिन्न भिन्न मात्राएं घोलकर अनेक एक्सपेरिमेंट किए और उनसे जो निष्कर्ष निकला उनको उन्होंने नियम के रूप में प्रतिपादित कर दिया और ये नियम कहलाते हैं क्वथनांक उन्नयन संबंधी राउल्ट के नियम। राउल्ट के दो नियम हैं, आप ध्यान से समझिए। पहला नियम है कि किसी भी विलायक में विलेय पदार्थ मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है वो उस विलेय पदार्थ की उस विलयन के मोलर सांद्रण के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। एक बार फिर सुनिए इसको कि किसी शुद्ध विलायक में हम कोई विलेय पदार्थ मिलाते हैं
तो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि अर्थात क्वथनांक उन्नयन उस विलयन के मोलर सांद्रण के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। हम इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन उस विलयन के मोलरता के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। पहले केस में हम उसको इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं कि डेल्टा टी इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल CM। इसका तात्पर्य है कि क्वथनांक में वृद्धि विलयन के मोलर सांद्रण के अनुक्रमानुपाती होती है। इस हिसाब से इसको हटाने के लिए डेल्टा टी बराबर K इंटू CM, जहां पर CM क्या है? मोलर सांद्रण। लेकिन जैसा मैंने अभी दूसरी परिभाषा में बताया कि क्वथनांक में वृद्धि विलयन की मोलरता के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। उस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल m, जहां पर डेल्टा टी क्वथनांक उन्नयन है और स्मॉल m मोलरता है। एक बार फिर सुन लीजिए पहला नियम। जैसा अभी मैंने बताया, दो तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला है कि किसी विलायक में यदि हम कोई नॉन वॉलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है वो उस विलयन के मोलर सांद्रण या मोलर सांद्रता के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। इस हिसाब से हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल CM, या इसको हटाने के लिए के अक्षर यूज किया है कि डेल्टा टी बराबर K इंटू CM, जहां पर डेल्टा टी क्वथनांक में वृद्धि है, CM विलयन का मोलर सांद्रण है और K क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। दूसरे शब्दों में जैसा मैंने अभी बताया था कि किसी विलायक में यदि हम कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है वो उस विलयन के मोलरता के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है, अर्थात डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल m, जहां पर स्मॉल m मोलरता या मोलरिटी है और डेल्टा टी क्वथनांक उन्नयन या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। इस हिसाब से इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि डेल्टा टी बराबर K इंटू स्मॉल m। दूसरा नियम समझिए। दूसरा नियम है कि यदि विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एक बार फिर ध्यान दीजिए कि यदि हम किसी विलायक की निश्चित मात्रा में विभिन्न नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस की सम अणुक मात्रा मिलाते हैं, समान मोल मात्रा मिलाते हैं, तो प्रत्येक विलयन के क्वथनांक में उन्नयन एक समान होता है। इसका तात्पर्य यह है कि मान लीजिए दो जगह हमने या दो से अधिक जगह हमने विभिन्न एक समान मात्रा ले ली इसकी विलायक की, और इन विलायक की समान निश्चित मात्रा में हम विभिन्न नॉन वॉलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ की सम अणुक मात्रा, समान मोल मात्रा मिलाते हैं, तो इन विलयनों के क्वथनांक में वृद्धि बिल्कुल एक समान होगी। यह कहलाता है क्वथनांक उन्नयन संबंधी राउल्ट का दूसरा नियम। अब देखिए, माना किसी विलेय पदार्थ की स्मॉल w मात्रा, कितनी मात्रा है? स्मॉल w ग्राम, और किसी विलायक के कैपिटल W ग्राम मात्रा में घोलकर एक विलयन बनाया गया है, और उस विलयन में जो विलेय पदार्थ है उसका अणुभार कैपिटल M डैश है, तो हम उसकी जो मोलरता है उसे इस प्रकार प्रकट कर सकते हैं कि मोलरता स्मॉल m बराबर होती है विलेय
के मोल्स की संख्या, और आप जानते हैं मोल्स की संख्या स्मॉल n होती है बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में, अर्थात W। इसको हम शॉर्ट में स्मॉल m बराबर स्मॉल n इंटू कैपिटल W इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए, यदि विलायक की मात्रा ग्रामों में ली गई है तो वो उसको 1000 से भाग करके हम किलोग्राम में बदल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बराबर हो जाएगा, स्मॉल n की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल n यानी विलेय के मोल्स की संख्या बराबर हो जाएगी स्मॉल w बटे उसका अणुभार अर्थात m डैश बटे कैपिटल W। ग्रामों में लिया है यदि तो 1000 का भाग करने पे ये हो जाएगा कैपिटल W अपॉन 1000, या इस तरीके से स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन ये हो जाएगा m डैश कैपिटल M डैश इंटू कैपिटल W। ये क्या हुआ, मोललता। इस हिसाब से स्मॉल m मोललता बराबर हो गई आपकी 1000 स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W। m की इस वैल्यू को आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए तो ये आ जाएगा, देखिए बिल्कुल इस तरीके से डेल्टा T बराबर K इंटू m के स्थान पर इस वैल्यू को रख दीजिए। ये वैल्यू है स्मॉल w, या पहले 1000 को लिख लीजिए 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू कैपिटल। इस तरीके से ये क्वथनांक में वृद्धि डेल्टा T बराबर K इंटू 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल M डैश इंटू कैपिटल W, जहां पर K या इसको KB भी कर सकते हैं, कहीं कहीं किसी राइटर ने इसको KB कर दिया है। ये है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, डेल्टा T है क्वथनांक में वृद्धि अर्थात क्वथनांक उन्नयन, स्मॉल w है विलेय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा, M डैश है उस विलेय पदार्थ का अणुभार और कैपिटल W है उस विलेय पदार्थ विलायक की ग्रामों में मात्रा। तो इस तरीके से क्वथनांक उन्नयन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ध्यान करिए एक बार फिर, क्वथनांक उन्नयन संबंधी राउट के नियम दोबारा आप ध्यान देंगे कि जो पहला नियम है क्वथनांक उन्नयन संबंधी राउट का नियम, उसको हम दोनों तरीके से एक बार फिर समझाते हैं आपको। क्या है, इसको याद रखें, डेल्टा T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Cm, जहां पर Cm है मोलर सांद्रण, ये हो जाता है डेल्टा T बराबर K इंटू Cm। इसके हिसाब से क्या है कि किसी विलायक में, शुद्ध विलायक में यदि हम नॉन वॉलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ की कुछ मात्रा मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि है वो उस विलयन के मोलर सांद्रण या मोलर सांद्रता के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। दूसरे शब्दों में हम क्या कहेंगे कि किसी शुद्ध विलायक में यदि हम किसी नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस की कुछ मात्रा मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि या क्वथनांक उन्नयन उस विलयन के मोललता अर्थात मोललिटी के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। पहला नियम आ गया होगा आपके समझ में, जहां पर डेल्टा T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल m, जहां स्मॉल m है मोललता अर्थात मोलरिटी, या ये हो जाएगा डेल्टा T बराबर K इंटू स्मॉल m, जहां पर डेल्टा T है क्वथनांक उन्नयन यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और K है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक यानी कांस्टेंट, और स्मॉल m है मोलरिटी अर्थात मोलरता। दूसरा नियम समझिए, दूसरा नियम है कि यदि किसी शुद्ध विलायक की निश्चित मात्रा में
हम विभिन्न नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस की सम अणुक मात्रा, समान मोल मात्रा मिलाते हैं तो प्रत्येक विलयन में जो क्वथनांक में वृद्धि होगी वो बिल्कुल समान होगी। इसको हम इस तरीके से समझा सकते हैं कि मान लो एक ही सॉल्वेंट है, प्रत्येक में बराबर बराबर मात्रा में 100-100 ग्राम मान लें, 1,000 ग्राम मान लें, 200 ग्राम मान लें, एक समान मान लें, और इसमें विभिन्न नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वॉलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी वैद्युत अनपघट्य और नॉन वॉलेटाइल यानी अवाष्पशील पदार्थ की सम अणुक समान मोल मात्रा अगर हम मिलाते हैं तो प्रत्येक विलयन के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है वो बिल्कुल एक समान होती है। ये कहलाता है दूसरा नियम। अब इसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि माना किसी विलेय पदार्थ के स्मॉल w ग्राम को किसी विलाय के कैपिटल W ग्राम में घोलकर एक विलयन बनाया गया है, और यदि उस विलेय पदार्थ का अणुभार स्मॉल कैपिटल M डैश है, क्योंकि स्मॉल m मानेंगे तो स्मॉल m यहां पर मोललता भी है, तो इसलिए इसको कैपिटल M डैश मान लेते हैं। क्या है ये? अणुभार। तो इसके हिसाब से मोललता जो होती है, किसी भी विलयन की मोललता, वो विलेय के मोल्स की संख्या, विलेय के मोल्स की संख्या स्मॉल n होती है बटे विलायक का किलोग्राम में भार, अर्थात कैपिटल W, इसके बराबर होती है। आप जानते हैं किसी भी पदार्थ के मोल्स की संख्या उसकी ग्रामों में मात्रा बटे उसका अणुभार, अर्थात n के स्थान पर हो जाएगा ये स्मॉल w अपॉन कैपिटल M डैश, और यदि ग्रामों में मात्रा है विलायक की तो 1000 का भाग करने पर वो लीटर में, किलोग्राम में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको पलट देंगे, ये आ जाएगा स्मॉल m बराबर 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल M डैश इंटू कैपिटल W। ये वैल्यू किसकी है? स्मॉल m की। अब स्मॉल m की इस वैल्यू को यदि हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं पहले नियम के अकॉर्डिंग, तो ये आपको फॉर्मूला आ जाता है डेल्टा T बराबर K इंटू 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल M डैश इंटू कैपिटल W। इनको आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं कि 1000 इंटू K इंटू W अपॉन M डैश इंटू कैपिटल W, आगे पीछे कर सकते हैं। जहां पर एक बार फिर सुन लीजिए, डेल्टा T क्या है? क्वथनांक उन्नयन, अर्थात क्वथनांक में वृद्धि। K है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, स्मॉल w है विलेय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा, M डैश कैपिटल M डैश है विलेय का अणुभार, और कैपिटल W है विलायक की ग्रामों में मात्रा। तो इस तरीके से आपने ये समझे क्वथनांक उन्नयन संबंधी राउट के नियम। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूं कि इस फॉर्मूले की सहायता से, एक बार फिर देखिए, डेल्टा T इज इक्वल टू 1000 इंटू K या KB, क्योंकि क्या है ये? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, इंटू W अपॉन कैपिटल M डैश इंटू कैपिटल W। इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी भी अज्ञात जो सॉल्यूट होता है, विलेय पदार्थ होता है, उसका अणुभार निकाल सकते हैं। किस तरीके से? कि मान लीजिए विलेय पदार्थ की निश्चित मात्रा लें और उस विलेय पदार्थ की निश्चित मात्रा को किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घोलकर एक विलयन बना लें, और इस फॉर्मूले को रखकर हम उसमें देखें कि जो क्वथनांक उन्नयन है वो कितना आता है। क्वथनांक उन्नयन ज्ञात करने पर हम इस फॉर्मूले की सहायता से उसका जो अणुभार है कैपिटल M डैश, वो इस तरीके से निकाल सकते हैं कि कैपिटल M डैश इज इक्वल, इस तरीके से हम निकालेंगे, ये जो M डैश है ये आ जाएगा 1000 इंटू K या KB इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा T इंटू कैपिटल W। इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी भी अज्ञात सॉल्यूट या विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं, जहां पर M डैश विलेय का अणुभार है, K या KB उस
का क्या नाम है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। स्मॉल w विलेयकी ग्रामों में मात्रा है, कैपिटल W विलायकी ग्रामों में मात्रा है, और डेल्टा t क्वथनांक उन्नयन है। Kb क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब आप थोड़ा सा आगे आइए और अब मैं आपको बताऊंगा मोलल उन्नयन स्थिरांक, यानी मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ये क्या होता है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, मोलल विलयन किसको कहते हैं? 1 किलोग्राम विलायक यानी 1000 ग्राम विलायक में यदि हम किसी विलेय पदार्थ का 1 मोल घोल दें, विलेय पदार्थ कैसा हो? नॉन वॉलेटाइल हो और नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, तो ऐसा विलयन कहलाता है मोलल विलयन, और इसको स्मॉल m विलयन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इस मोलल विलयन को किस तरीके से मोलल उन्नयन स्थिरांक को डिफाइन कर सकते हैं, एक बार फिर देखें आप कि देखिए, किसी विलायक के 1000 ग्राम में, कितने ग्राम में? विलायक के 1000 ग्राम में हम किसी नॉन वॉलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल घोलते हैं। ऐसी स्थिति में उसके क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है वो उस विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसको K से या Kb से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, मोलल उन्नयन स्थिरांक को किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा। अभी मैंने आपको मोलल विलयन के बारे में बताया है कि मोलल विलयन क्या होता है। दोबारा सुनिए, मोलल विलयन होता है कि हम 1 लीटर विलयन में 1 किलोग्राम विलायक में, शुद्ध 1 किलोग्राम विलायक में या 1000 ग्राम विलायक में यदि हम किसी नॉन वॉलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट विलयन का 1 मोल घोलते हैं तो वो कहलाता है उस विलायक का मोलल विलयन। इसको स्मॉल m विलयन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। अब देखिए, मोलल उन्नयन स्थिरांक को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है कि किसी विलायक के 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम में यदि किसी नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस का 1 मोल घोलें तो उसके क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है वो कहलाती है उस विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक, और इसको K या Kb से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी फॉर्मूले के अनुसार ये K या Kb आ जाएगा। Kb बराबर, अब इसको डेल्टा T इंटू m डैश इंटू कैपिटल W अपॉन 1000 इंटू स्मॉल w, इस फॉर्मूले की सहायता से इसको ज्ञात कर लेते हैं। कुछ विलायकों के जो मोलल उन्नयन स्थिरांक हैं वो निश्चित होते हैं, जैसे जल है, शुद्ध जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक 0.52 होता है। इसी तरह अल्कोहल का मोलल उन्नयन स्थिरांक 1.15 होता है, निश्चित होते हैं ये। तो इस तरीके से आपने समझा मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब आप आगे आइए, अब आगे बताएंगे आपको हिमांक अवनमन या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक समझिए पहले, हिमांक क्या होता है। देखिए, जैसे आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, जो 8th और 10th का स्टैंडर्ड है उस तक आपको समझाया गया है कि किसी भी द्रव का वह ताप जिस पर वह जमना शुरू हो जाता है या ठोस अवस्था और द्रव अवस्था दोनों अवस्थाओं में उपस्थित होता है, वो कहलाता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट अर्थात हिमांक। लेकिन ये जो डेफिनेशन है आपके स्टैंडर्ड तक उचित नहीं है, बल्कि इसको हम दूसरी तरीके से आप लोगों को बता रहे हैं। आपके स्टैंडर्ड के अनुसार हिमांक अवनमन होता है वह ताप, किसी भी द्रव का वह ताप जिस पर उस द्रव का ठोस अवस्था और द्रव अवस्था दोनों में वाष्प ताप एक समान होता है,
वो कहलाता है उसका हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट। अब आप ध्यान करिए कि हिमांक अवनमन क्या है। अवनमन कहते हैं कमी को, कि यदि हम किसी द्रव या शुद्ध विलायक में कोई विलेय पदार्थ डाल देते हैं तो विलेय पदार्थ के डालने पर उस विलायक के फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाती है। इस तरीके से विलेय पदार्थ की उपस्थिति में विलायक के फ्रीजिंग पॉइंट में आई हुई यह कमी कहलाती है हिमांक अवनमन। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। हिमांक अवनमन क्या होता है कि जैसा हमने बताया प्रत्येक शुद्ध विलायक का एक निश्चित फ्रीजिंग पॉइंट होता है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट निश्चित होता है, ऐसे ही शुद्ध विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट भी निश्चित होता है। यदि हम उस शुद्ध विलायक में कोई भी नॉन वॉलेटाइल या नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस मिला देते हैं तो सामान्यतः उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाती है। तो इस प्रकार विलेय पदार्थ की उपस्थिति में विलायक के हिमांक में आई हुई यह कमी ही कहलाती है हिमांक अवनमन। और ये हिमांक अवनमन को भी डेल्टा टी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हिमांक अवनमन है ये भी विलयन के मोलर सांद्रण पर निर्भर करता है, अर्थात विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। यदि हम शुद्ध विलायक और दो भिन्न सांद्रताओं के विलयनों में वाष्प दाब और ताप के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो उससे स्पष्ट होता है कि जो शुद्ध विलायक का हिमांक है उसकी अपेक्षा विलयनों के हिमांक सदैव कम होते हैं, या दूसरे शब्दों में हम ये कह दें कि विलयनों की अपेक्षा शुद्ध विलायक का जो हिमांक होता है वो अधिक होता है। ये जो हिमांक में कमी आई है ये निर्भर करती है उसमें उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा पर। इसी के संबंध में राउल्ट ने अपने दो नियम दिए थे, ये कहलाते हैं हिमांक अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम। तो अब आप समझेंगे हिमांक अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम। यदि आप ध्यान दें तो आप पाएंगे कि ये हिमांक अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम बिल्कुल समानता रखते हैं क्वथनांक उन्नयन संबंधी राउल्ट के नियम से। केवल आपको सजगता से थोड़ा शब्दों का अंतर देखना है। देखिए दो नियम कौन से हैं। पहला नियम है कि किसी विलायक में यदि हम किसी नॉन वॉलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ की कुछ मात्रा मिलाते हैं तो उसके हिमांक में जो कमी आती है वह उस विलयन के मोलर सांद्रण पर निर्भर करती है। अर्थात पहले वाले नियम की तरह ही डेल्टा टी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल Cm, जहां पर Cm मोलर कंसेंट्रेशन है, इसको हम इस तरीके से डेल्टा T बराबर K इंटू Cm इसके द्वारा प्रकट करते हैं। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें, अत्याधुनिक शब्दों में, तो वो इस तरीके से है कि यदि हम किसी शुद्ध विलायक में किसी नॉन वॉलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ की कुछ मात्रा मिलाते हैं तो उसके हिमांक में जो कमी आती है वो उस विलयन की मोलरता के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है, अर्थात डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल एम। इसको इस तरह भी कर देते हैं या करके कि डेल्टा टी बराबर के इंटू स्मॉल एम, जहां पर के या के एफ भी यूज कर देते हैं। ये है
हिमांक अवनमन स्थिरांक, डेल्टा टी है हिमांक अवनमन यानी हिमांक में कमी, और स्मॉल m है मोलरता अर्थात मोलरिटी। तो इस तरीके से आप देखेंगे। अब दूसरा नियम राउट का बिल्कुल पहले वाले नियम से समानता है, केवल शब्दों का अंतर है। इन्होंने बताया कि यदि हम किसी विलायक की निश्चित मात्रा में विभिन्न नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस की समअणुक मात्रा घोलते हैं तो प्रत्येक विलयन के हिमांक में एक समान कमी आती है, यानी अवनमन एक समान होता है। यह कहलाता है हिमांक अवनमन संबंधी राउट का दूसरा नियम। दूसरे शब्दों में समझ लीजिए, दोबारा समझ लीजिए कि यदि किसी विलायक की निश्चित मात्रा में विभिन्न नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस की समअणुक मात्रा घोली जाती है तो प्रत्येक विलयन के हिमांक में कमी एक समान होती है, अर्थात हिमांक अवनमन एक समान होता है। यह कहलाता है हिमांक अवनमन संबंधी राउट का दूसरा नियम। अब देखिए इसको हम किस तरीके से समझा सकते हैं कि मान लीजिए कोई विलेय पदार्थ है, उसकी स्मॉल w ग्राम मात्रा को किसी विलायक की कैपिटल W ग्राम मात्रा में घोलकर एक विलयन बनाया गया है और उस विलेय पदार्थ का जो अणु भार है वो स्मॉल m है। तो ऐसी स्थिति में जो मोललता, इसके अनुसार समझिए आप, जो मोललता स्मॉल m बराबर होगी, वो होगी विलेय के मोल्स की संख्या, जिसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, बटे विलायक का केजी में द्रव्यमान, या विलायक का द्रव्यमान केजी में, जिसको हम W से प्रकट करते हैं। तो इस हिसाब से स्मॉल m यानी मोललता बराबर हो जाएगी स्मॉल n अपॉन कैपिटल W। आप जानते हैं स्मॉल n यानी विलेय के मोल्स की संख्या, ये बराबर होती है विलेय की ग्रामों में मात्रा जो कि स्मॉल w ग्राम है, बटे विलेय का अणुभार जो कि m डैश है। और यदि ग्रामों में मात्रा ली है विलायक की तो उसमें 1000 का भाग देने पर वो किलोग्राम में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल W अपॉन 1000। इसको बिल्कुल पहले के समान ये वैल्यू हो जाएगी स्मॉल w अपॉन m डैश इनटू, इसको पलट देंगे, ये हो जाएगा 1000 अपॉन कैपिटल W। अब देखिए ये पोर्शन किसके बराबर हुआ, स्मॉल m के, तो स्मॉल m मोललता बराबर हो जाएगी, चाहे इसको आगे पीछे कर सकते हैं, 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W। ये है मोललता। अब इस मोललता को आप इस फॉर्मूले में रख देंगे स्मॉल m के स्थान पर इसको, इस वैल्यू को, तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा T बराबर K इंटू स्मॉल m के स्थान पर है 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल M डैश इंटू कैपिटल W। अर्थात एक बार फिर सुन लीजिए, डेल्टा T बराबर K या KF इंटू 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W, जहां पर यहां डेल्टा T है हिमांक अवनमन अर्थात हिमांक में आई हुई कमी, K या KF भी यूज करते हैं यहां पर, ये है हिमांक अवनमन स्थिरांक, स्मॉल w विलेय की ग्रामों में मात्रा, m डैश विलेय का अणुभार और कैपिटल W विलायक की ग्रामों में मात्रा। तो इस तरीके से, इस हिसाब से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि हम यदि किसी विलेय पदार्थ का निश्चित द्रव्यमान विलायक के निश्चित द्रव्यमान में घोलकर कोई विलयन बनाए और उस विलयन का हम इस तरीके से हिमांक अवनमन ज्ञात कर रहे हैं,
तो उस अज्ञात विलेय का जो m डैश अणुभार है उसे हम इसी फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर ये m डैश अणुभार बराबर हो जाएगा 1000 इंटू के लिखें या के एफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हो जाएगा इंटू स्मॉल w बटे डेल्टा टी इंटू कैपिटल W। तो इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान में आ गया होगा आपके।